140 145 के अराउंड अगर आप है तो 199.5 क्रॉस होते हैं और हमारा ये टारगेट होना चाहिए। सीईटी में मेरे परसेंटाइल 99.505 थे। शिफ्ट पे एक्चुअली बहुत डिपेंड करता है। मेरा शिफ्ट 4th में शिफ्ट 1 था। तो तूने बेसिकली रीस्टार्ट किया आफ्टर बोर्ड्स। लास्ट 45 डेज में मेरी प्रेपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यार ऐसा वो क्या प्लान था, क्या स्ट्रक्चर था पढ़ाई करने का? ट्रैवल में टाइम निकलता था बहुत ज़्यादा, 30 मिनट्स इधर, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया इसके लिए? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू बी मोर डिटरमिन्ड देन मोटिवेटेड। तो सारा जो गेम चेंज हुआ वो आखिरी 30 दिनों में हुआ? प्रीटी मच सर, हाँ। मुझे खुद का तो बेस्ट करना ही था, बट आई वॉन्टेड टू ऑल्सो बी द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है? बोर्ड्स एग्जाम हो गए, कैसे रहे आपके बोर्ड्स? अब बोर्ड्स के बाद का ये जो फेज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर एमएचटी सीईटी। सिर्फ 45 डेज बचे हैं। एक एक दिन हमें बहुत अच्छे से यहाँ लेके जाना है। तो चलिए शुरू करेंगे इस 45 डेज के फेज को जानकर कि कैसे आपके सीनियर्स ने टैकल किए थे, इन दिनों में कैसे बहुत प्रोडक्टिव रहे थे। तो आज मैं आपको आपके एक सीनियर से मिलाने जा रहा हूँ। ओके, उसने बहुत अच्छा मचाया है, वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देगा। ओवर टू यू। हेलो गाइस, आई एम वेदांत घाड़के। आई एम फ्रॉम पीआईसीटी एंड आई एम स्टडीइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वेदांत, आपके परसेंटाइल कितने थे बता दो पहले बच्चों को। सीईटी में मेरे परसेंटाइल 99.505 थे। और मार्क्स कितना था? 140 मार्क्स। तो मतलब 140 मार्क्स पे 99.5 क्रॉस हो जाता है। शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है? यस सर, शिफ्ट पे एक्चुअली बहुत डिपेंड करता है। मेरा शिफ्ट 4th में शिफ्ट 1 था एंड वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट्स बोल सकते हैं। करेक्ट, या आई रिमेंबर। तो बच्चा लोग ये भी बात है कि 140 145 के अराउंड अगर आप है तो 199.5 क्रॉस होते हैं और हमारा ये टारगेट होना चाहिए। तो ये पूछूंगा कि पहले से टारगेट था पीआईसीटी या 99.5 ऐसे क्रॉस होना चाहिए? कैसे प्रिपरेशंस को शुरू किया? आई एम श्योर कि 11 12 ये तो जो भी चल रहा था ठीक है, बट लास्ट 45 डेज जब बचे थे, क्या आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी? क्या पॉइंट था वहां पर? लास्ट 45 डेज में मेरी प्रेपरेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरी प्रेपरेशन वीक थी एंड मुझे बहुत डिटरमिन्ड रहना है एंड मुझे और प्रिपरेशन करने की गरज है। ओके, मतलब तू कह रहा है कि बोर्ड्स खत्म हुए उस पॉइंट तक तेरे को लग रहा था कि बोर्ड्स तो हो गया, सीईटी का अब कुछ भी खास नहीं हुआ है, इस तरह की फीलिंग? हाँ सर, बोल सकता है। मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी एंड मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरी प्रिपरेशन हुई है। ओके, तो तूने बेसिकली रीस्टार्ट किया आफ्टर बोर्ड्स? यस सर, जो आफ्टर बोर्ड्स है, सो बेसिकली मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ। आफ्टर बोर्ड्स 10 दिन मेरे ऑफलाइन कोचिंग मैंने अटेंड किया एंड तब तक मैंने आपकी ऑनलाइन कोचिंग की कौन सी बैच ली नहीं थी। उसके पहले मैंने बीटा 2.0 एंड बीटा 3.0 किया था रेफरेंस के लिए एंड वो डेप्थ में किया था, बट बाकी कौन से कोर्सेज नहीं लिए थे। बट स्टार्टिंग फ्रॉम April 1 मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कंप्लीटली ऑनलाइन कोचिंग के टूवर्ड शिफ्ट होने वाला हूँ एंड ऑनलाइन कोचिंग की तरफ शिफ्ट होने वाला हूँ एंड ऑफलाइन कोचिंग। ओके, मतलब यू आर सेइंग कि आउट ऑफ 45 डेज दैट यू हैड, यस, अब पहले 10-15 दिन तेरे और इसी में गए कि मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रहा था एंड नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्लो दैट यू आर अप टू, राइट? सो मतलब आपको लग रहा था कि आपकी सीईटी की प्रिपरेशन अच्छी ठीक ठाक चल नहीं रही उस समय तक। तो सारा जो गेम चेंज हुआ वो आखिरी 30 दिनों में हुआ? प्रीटी मच सर, हाँ। मतलब हम कह सकते हैं हमारे बच्चे भी अगर आज से शुरू करेंगे तो लास्ट 45 डेज में मचा सकते हैं। फॉर श्योर सर, फॉर यार ऐसा वो क्या प्लान था, क्या स्ट्रक्चर था पढ़ाई करने का? हम थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहेंगे। जब भी आपने चालू किया पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या स्केड्यूल था, सुबह से लेके रात तक का थोड़ा सा आप इलैबोरेट करेंगे? यस सर, फॉर श्योर। तो फर्स्ट 15 डेज जो मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था, मेरे ट्रैवल में टाइम निकलता था बहुत ज़्यादा, 30 मिनट्स इधर, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये पूरा दिन का टाइम मेरे लिए खुद के लिए चाहिए एंड मुझे जैसे ओरिएंट करना है वो टाइम, मैं वो खुद को फ्रीडम देना चाहता था कि मैं वो करूँ। तो फिर ये मेरा डिसीजन हुआ कि मैं ऑफलाइन कोचिंग छोड़ने वाला हूँ एंड खुद से सेल्फ स्टडीइंग, ऑनलाइन कोचिंग एंड आपके कोर्सेज लेने को मेरा डिसीजन हुआ। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया इसके लिए? यस सर, मैंने एक्चुअली, उन्होंने पहले मुझे कहा कि खुद से एनालाइज कर कि ये तेरा जो डिसीजन है वो करेक्ट है एंड अगर तू खुद सहमत है कि ये डिसीजन करेक्ट है तो फिर हमें कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों आपको भी मन में ही दुविधा रहती है कि ऑफलाइन कोचिंग जा रहा हूँ, टाइम बहुत जा रहा है, करूँ या नहीं करूँ। मैं तो कहूँगा अगर ऑफलाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कंटिन्यू रखो, लेकिन अगर एक पॉइंट आता है ना कि यार बहुत टाइम वेस्ट ही हो रहा है, शायद ज्यादा पढ़ाई हो नहीं रही है, तो इट्स बेटर जहां भी पढ़ाई हो रही है वहां स्टिक करो। जैसे इसे लगा कि ऑनलाइन इज बेटर अप्रोच,
सो ऑनलाइन की तरफ आ गया। अब जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी रिगोरसली, वो आखिरी 30 दिन है, क्योंकि आपने 10-15 दिन तो छोड़ दिए, तो वो 30 दिन का एक शेड्यूल बताइए मुझे कि बच्चे ने कैसा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए? या फॉर श्योर, जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिन में 24 घंटे रहता है, एंड इसमें से मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गिव द टाइम, एंड मैंने डिसाइड किया कि 12-13 घंटे रोज के होने तो चाहिए मेरे से। एक्चुअली ये भी था कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि मोटिवेशन से मेरा ज़्यादा इट्स नॉट फीजिबल, कि मोटिवेशन मुझे ज़्यादा देर नहीं टिकाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू बी मोर डिटरमिन्ड देन मोटिवेटेड। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा बोला है, नाइस सेंटेंस। बच्चा लोग रिपीट करूंगा मैं, डिटर्मिनेशन ओवर पावर्स मोटिवेशन। यार बहुत बार हमें लगता है मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड रहो कोई काम करने के लिए, हम बहुत बार डिटरमाइंड रह के करेंगे ना कि मुझे आज ये करना है, इतने घंटे पढ़ना ही है, ऐसे करते करते 40-45 दिन में आप बहुत बड़ा स्विच, बहुत बड़ा चेंज खुद में देख पाओगे। और यही हमें यहाँ दिख रहा है वेदांत के थ्रू। तो बहुत अच्छा, ये खुद से समझ गया आपको। बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को समझता नहीं है ये बात। तो ये समझ गया आपको कि डिटर्मिनेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिटरमाइंड कि भाई मेरे को 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कि देख बहुत सारे बच्चे ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ूंगा लेकिन कल पढ़ूंगा, ऐसे प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। तो वाज द केस विथ यू, और आपने इसको कैसे ओवरकम करा? सर एक्चुअली दैट वाजंट द केस विथ मी, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे जो क्लैरिटी आ गई थी वो इट वाज लाइक अ स्विच इन माय माइंड कि अभी करना है, जो करना है अभी से करना है। एंड ये डिटर्मिनेशन मुझे क्यों आया, बिकॉज आई वांटेड टू बी द बेस्ट, एंड मुझे खुद का तो बेस्ट करना ही था, बट आई वांटेड टू आल्सो बी द बेस्ट। महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आई, MHT CET क्रैक करना है। और हर साल गणित अंक ने हजारों स्टूडेंट्स का ये सपना पूरा किया है। बीटा 2.0 पहली बार कंपटीशन का सामना किया, बीटा 3.0 रिकॉर्ड्स तोड़े गए। अगर अभी तक तुम्हारी MHT CET की तैयारी पूरी नहीं हुई है, टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, स्पीड इंप्रूव करनी है और एक्यूरेसी बढ़ानी है। इसीलिए हम ला रहे हैं एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। अब वक्त है नए मिशन का, और इस बार एक और नए लेवल का चैलेंज। और CET की तैयारी के प्रेशर में मत आओ। सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस और एकदम पावरफुल स्टडी प्लान के साथ 99 वर्सेटाइल प्लस स्कोर तुम भी ला सकते हो। लाइव क्लासेस, फुल सिलेबस, रिवीजन, टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस और वो सब जो तुम्हें CET क्रैक करने के लिए चाहिए। ओके, सो चलो अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन। अपना एक शेड्यूल बता दो ना, सुबह उठते कितने बजे से थे और रात को सोते तक? सर जो दिन के 13 घंटे मिलते थे, तो फिर मेरी सुबह चालू होती थी 6:30 को। मैं रोज अलार्म रख के 6:30 को उठता था, एंड देन आधा घंटा प्रिपेयर होके 7 बजे में पढ़ाई को बैठता था। ओके, तो 7 बजे से लेके 12 या फिर 1 बजे तक मैं पढ़ाई करता था, 5 to 6 आवर्स। उसमें बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह होता था, बट उसके मैक्सिमम 20-30 मिनट, थोड़े ब्रेक्स लेता था 10-10 मिनट की। ओके, तो फिर वो 5-6 घंटे में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरा इतना सब कंप्लीट हो रहा है और मेरे पास और आधा दिन बाकी है, तो मेरे से बहुत कवर हो जाएगा। तो ये 6 घंटे मैंने मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया। मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था 6:30 को, 7 बजे मैं मैथ्स करने बैठता था। ओके, 7 से लेके 11 बजे तक 4 आवर्स मैं एवरीडे मैथ्स को देता था। नाइस। एक्चुअली मेरा डिसीजन ही ये था कि हर एक सब्जेक्ट को 4 आवर्स देंगे। वो ऑफ कोर्स वेरी करता है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक पढ़ रहा है, कौन सा स्ट्रांग पढ़ रहा है, बट मेरा डिसीजन तो यही था कि मैं 4 आवर्स दूंगा तो दूंगा ही हर एक सब्जेक्ट को। ओके, तो सुबह के 4 घंटे मैंने मैथ्स को दिया 11 o'clock तक, एंड 11 से लेके 12 या फिर 11 से लेके 1 मैं 2 घंटे केमिस्ट्री करता था, तो टू काम माई माइंड अ बिट। मुझे रिलेटिवली केमिस्ट्री इजी जाता था, एंड मेरा बोर्ड्स के कारण केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया था, ऐसा बोला जाए तो। नाइस। देन वो 2 घंटे केमिस्ट्री करने के बाद मैं यूजुअली 1 बजे उठ के लंच वगैरह करता था, एंड देन पावर नैप्स वगैरह लेता था, जो मेरे लिए बहुत यूजफुल थे, 20 मिनट्स के पावर नैप्स। ओके, नाइस। एंड फिर मैं वापस 2 बजे बैठता था पढ़ाई करने टिल 8, 2 to 8। तो फिर 2 to 4 मैं वापस केमिस्ट्री करता था, कैरी ऑन फ्रॉम सुबह, एंड फिर 4 to 8 4 घंटे वापस फिजिक्स करता था। ओके, और 8 के बाद कुछ नहीं? 8 के बाद मैं यूजुअली चिल करता था 2 घंटे। चिल मतलब क्या? लाइक
टाइम पास करना, मेजरली खाना खाना, पेरेंट्स के साथ बोलना, दोस्तों के साथ बात करना। और फिर सो जाता था? नहीं सर, मैं लास्ट के 20-30 मिनट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। मैं सिर्फ रिवाइज करता था दिन में क्या किया है, लिख के भी नहीं, सिर्फ नोट्स पलटता था। ओके, वेरी नाइस। अब जब ये कह रहा है ना कि 4 घंटे मैथ्स देता था, आपको लगेगा 7 से 11, 11 से 1, रोबोट की तरह नहीं, बीच में ब्रेक लेता था 10 मिनट के, या राइट? बट 4 आवर्स वर अलॉटेड टू मैथमेटिक्स, यस। और वैसे 2-2 घंटे जो ऊपर के और नीचे के केमिस्ट्री को, और फिर शाम के 4। तो ये जो 4 घंटे मैथ्स के है या किसी भी एक सब्जेक्ट के है, इसमें वीडियो लेक्चर्स देखना, उसके नोट्स बनाना, खुद से सॉल्व करना, सब आ गया? यस सर, मैनेज तो हो रहा था। इट वाज मोर अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव, कि सिर्फ बुक को घूरना नहीं है या फिर लेक्चर ऑन करके टाइम पास नहीं करना है। इट वाज कि लेक्चर चालू है, लेक्चर पॉज किया, क्वेश्चन देखा, खुद से सॉल्व करने को ट्राई किया, हुआ नहीं तो आपके सॉल्यूशंस देखे। ओके। तो फिर PYQs तो करने ही है, बहुत नेसेसरी था। तो फिर आपका जो राइट एंगल बैच है वो मैं देखता था एंड देन खुद से सॉल्व करने को ट्राई कर रहा था। ओके, नाइस। सो एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स करने ही चाहिए, डू यू से दैट? नॉट नेसेसरीली सर, आप खुद का टाइम टेबल बना सकते हो। ये मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि बच्चों को खुद का ग्रुप फाइंड आउट करना चाहिए, एंड नॉट व्हाट वर्क्स फॉर मी विल वर्क फॉर एवरीवन एल्स। बट आई वुड रिकमेंड, आई थिंक, क्योंकि आखिर के 40-42 दिन है, रोज का फ्लो बनना जरूरी है। या सर। ओके, और ये तो आपका तरीका था, बहुत अच्छा था। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है अभी कि बीटा 2.0, बीटा 3.0, या जब आपका था लाइव, वो तो दोपहर में होता था, लेकिन आपका पढ़ाई का टाइम सुबह होता था, तो फिर आप रिकॉर्डेड देखते थे उसको? सर एक्चुअली मैंने सबसे पहले बीटा 2.0 स्टार्ट किया था, क्योंकि आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स थे, तो फिर मैंने वो बहुत अच्छे से किए थे। जो भी उनमें जुगाड्स वगैरह आपने सिखाए थे वो सारे लिख के लिए, जो भी सम्स आपने उसमें कराए वो भी लिख के लिए। फिर मैंने जो आपका टेलीग्राम चैनल था उसमें जो आपने पीडीएफ्स भेजे थे क्वेश्चन के, वो भी मैंने सॉल्व किए। तो फिर आफ्टर दैट मुझे बीटा 3.0 में सिर्फ जुगाड्स देखने के लिए मैंने बीटा 3.0 में रेफर किया कि अगर कुछ नए जुगाड़ रहे तो। एंड देन प्रीवियस ईयर्स के जुगाड़ एंड क्वेश्चंस तो हो गए थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि राइट एंगल बैच लेते हैं। लास्ट 30 डेज में मैंने राइट एंगल बैच लिया था एंड 30 डेज में फिनिश भी किया था राइट एंगल। वेरी नाइस यार। एक एक करके आते हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ से क्लैरिटी लेते हैं कि यार हमको भी 4-4 घंटे के 3 स्लॉट बनाने चाहिए, रिकमेंडेड रहेगा, और इतनी शिद्दत से पढ़ाई करनी चाहिए जैसे कह रहा है कि भाई प्रोडक्टिव रहना है 4 घंटे कर। अब 45 डेज नहीं किया तो कब किया? अब तो करके दिखाना ही दिखाना है, राइट? करना है ना बच्चा लोग, तो इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। डिटर्मिनेशन ओवर पास मोटिवेशन, जैसे कह रहा है। चलो बात बहुत बढ़िया है। मैं इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करना चाहूंगा कि 4 घंटे मैथ्स पढ़ रहा है तो उस समय लेक्चर कोई देखता है। बहुत बार बच्चे क्या कहते हैं कि 1.5 घंटे का लेक्चर है लेकिन हमारे 3 घंटे उसमें चले जाते हैं। yes. तो आप कैसे नोट बनाते थे? थोड़ा सा दिखाना भी, क्योंकि आप बुक लेकर भी आए हो। yes, sir. नोट्स कैसे बनाते थे उस समय? आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कैसे करते थे? थोड़ा सा उस लेक्चर के दौरान बच्चों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि अब बीटा 4.0 आएगा इस साल और अभी थोड़े दिनों में 1-2 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, और है ना, और बच्चे भी रेडी है बीटा 4.0 के लिए, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए पहले से कि कैसे उसका वो अप्रोच करें। तो फिर मैं इन डेप्थ जाऊंगा कि मैंने वो 4 आवर्स में क्या किया। वो 4 आवर्स में मैंने सबसे पहले जो भी मैंने जुगाड्स नोट डाउन किए थे या फिर नोट डाउन करने थे वो किया, एंड वो जुगाड्स को मैंने बहुत रिगरसली प्रैक्टिस किया। एक एक जुगाड़ को मैंने 3 टाइम्स लिखा विदाउट सीइंग इट, टू लाइक फिक्स इट इन माय माइंड। तो फिर मैंने सबसे पहले 30 मिनट्स तो एटलीस्ट जुगाड़ लर्निंग को किया था, एंड देन उसके जो नेक्स्ट 3.5 घंटे बचे हैं उसमें मैंने आपके लेक्चर्स देखे राइट एंगल बैच के मेनली, एंड जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे थे उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ट्राई किया। एंड आप जैसे सिखा रहे थे वैसे मैं पॉज करता था, अंडरस्टैंड करता था। उसमें टाइम के उसमें आप बोलोगे कि उसमें टाइम जा रहा है, बट एट द एंड इट इज प्रोडक्टिव टाइम कि आप सीख रहे हो। करेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। खुद से सॉल्व भी करना है, दैट इज फॉर श्योर, बट अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए पहले, नॉट कि आप क्वेश्चंस रट रहे हो, दैट डज नॉट वर्क। राइट, आपको अंडरस्टैंड करना है, और जितना टाइम अंडरस्टैंडिंग को देना है आपको उतना टाइम आपको देना ही है। देयर इज नो गो अराउंड, देयर इज नो लूप होल एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। तो फिर आपका जो लेक्चर चालू था वो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से सुना, अंडरस्टैंड किया, वो क्वेश्चन खुद से लिखा फिर बाद में, एंड जो लास्ट के 1 घंटा है उसमें वापस मैंने वही क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग सॉल्व किए। ओके,
तो बच्चा लोग नोट्स भी देखते हैं इसके ना, इसने लाइव लेक्चर्स के दौरान नोट्स बनाए, तो मैं बच्चों को फिर बता दूं इसने क्या किया, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं। अगर आप लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो लेक्चर देखते देखते थोड़े नोट्स बना दो, जुगाड़ या जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हो जैसे कह रहा है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहे तो फिर, और लाइव लेक्चर है, अगर लाइव लेक्चर देख रहे हो तो देख लो आराम से, स्पीड वीड मैच करते हुए समझ लो। बट लेक्चर के बाद में 2 घंटा होता है ना, जिसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं या उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो पॉज कर करके, और नहीं आ रहा है तो यू कैन अगेन चेक द एक्सप्लेनेशन। यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, और एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। नोट्स देखते हैं बच्चा, आप दिखाओ तो आपने किस तरह के नोट्स बनाए थे बीटा 3.0 से। ये मेरी मैथ्स की नोटबुक है, जिधर भी मैंने लेसन स्टार्ट किया था उधर मैंने पोस्टर्स लगाए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है पर्सनली, क्योंकि स्ट्रक्चराइज नोट्स इज द की टू सक्सेस ऑनेस्टली, कि आपको जब भी चाहे आप रेफर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चराइज्ड नोट्स रखना बहुत नेसेसरी है, टाइम सेव होता है बहुत। यस, तो मैंने पोस्टर्स लगा के रखे थे कि लेसन किधर है, क्या है, वगैरह वगैरह। एंड देन मैं आपको लेसन खोल के भी दिखाऊंगा। एक वेक्टर्स का लेसन फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो इधर मैंने जुगाड्स लिखे थे, मैंने वेक्टर्स का पोस्टर खोला एंड नेक्स्ट पेज पे मैंने जुगाड्स लिखे थे, सारे ऐसे नोट डाउन किए थे। एंड आगे जो भी है, ये मेरी प्रैक्टिस की बुक नहीं है, ये मेरी मेन नोट्स की बुक है। तो फिर इधर जुगाड्स लिखे थे, और आगे जो भी राइट एंगल बैच वगैरह में सॉल्व किए थे मेन क्वेश्चंस, वो मैंने खुद से सॉल्व करके लिखे ओनली 1 टाइम, क्योंकि हमें ये रेफरेंस के लिए चाहिए कि ये कौन सी मेन बुक्स है, मेन क्वेश्चंस है, वगैरह वगैरह। सो वही मैं सॉल्व करते गया, उन्हें स्टार करते गया, उनका इंपॉर्टेंस नोट डाउन करते गया कि कितना इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। एंड ऐसा मैंने ऑलमोस्ट हर एक लेसन के लिए किया, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली नेसेसरी। राइट। तो और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कितना हेल्प किया आपको, ये जो नोट्स आपने बनाए, जुगाड़ आपने बनाए? सर इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि सामने ही नोट्स थे, पूरा एज एन इंडेक्स था ये सर, कि ये पेज पे ये लिखा हुआ है वगैरह। तो फिर खोल दिया, जुगाड्स देख लिए, हो गया। यस। तो फिर रिवीजन हर एक लेसन का मैक्स 20 मिनट्स लग रहे थे। राइट। तो बच्चों ये इमेजिन करो कि आज तो आपके पास 45 डेज है, लेकिन 2 दिन पहले जब आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, कहाँ भागोगे? तो ये पोस्टेड नोट्स कितना हेल्प करते हैं। चलो ट्रिको को रिवाइज करते, तो वो पेज खोला, फटाफट फॉर्मूलाज देख लिए। तो जैसे कह रहा 15 मिनट में एक चैप्टर हो सकता है। वेरी नाइस। तो काफी अच्छे से आपने नोट्स बनाए, और सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे इसने जो इसको इंपॉर्टेंट लगे, चाहे आप बीटा 3.0, 4.0 या राइट एंगल बैच हो, कहीं से भी जो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन्हीं को इसने अच्छे से लिख कर लिखा है। बाकी प्रैक्टिस तो जैसे कह रहा है, एक अलग बुक थी और उसमें स्क्रिबल कर रहे थे। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आखिरी के 45 डेज में बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं वो करूं वो करूं। आखिरी के 45 डेज में क्या क्रिस्प अप्रोच होनी चाहिए ओवर प्रॉब्लम सॉल्विंग? सर सबसे मेन चीज लिख के करना है, देख के कुछ भी नहीं होगा, रट्टा करने से कुछ भी नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन लिखना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट, जैसे मैंने पहले बोला था। अभी आपको वो इंपॉर्टेंस देनी है क्वेश्चंस को, कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट करना है, मुझे समझा है या नहीं, वापस कितने बार सॉल्व करना है। तो भी अगर मैंने रफली आपको बोला, तो मैंने पीवाईक्यूज 3 से 4 बार सॉल्व किए थे। नाइस। कितने साल के? 3 साल के। ओके। अप टिल 21-20 तक। मुझे पर्सनली लगता है कि उसके पहले के जो क्वेश्चंस थे, वो आपके बेसिक क्वेश्चंस जो राइट एंगल बैच में है, वो बेसिक लेवल पे है। ओके। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आगे आते हैं आपके लेक्चर्स में। 21, 22, 23। करेक्ट। जो मेन जेई ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस थे, वो आपके राइट एंगल बैच में थे। ओके। तो फिर मैंने वो सारे लिख के किए। बार बार प्रैक्टिस करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वापस लिखो, वापस लेक्चर देखो, वापस सॉल्व करो, वापस अंडरस्टैंड करो। ये करना ही है। मतलब बेसिकली लेक्चर्स देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। यस सर। और नोट्स बनाओ, फिर नोट्स रिवाइज करो। यस। एक लूप है ये, लेक्चर्स देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, लेक्चर्स देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। yes, कोई और बुक इधर उधर। एक्चुअली मुझे पर्सनली लगता है कि रेफरेंस बुक्स में जो था वो आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी था, एंड इवन मोर। तो फिर जो मेन जेई के क्वेश्चंस थे वो आपके लेक्चर्स में तो थे ही फॉर श्योर। तो मुझे पर्सनली लगा कि आपके लेक्चर्स करना इज अ बेटर चॉइस फॉर मी। राइट। और इतना टाइम भी नहीं होता ना 45 डेज में कि आप इतना कुछ कर पाओ। एग्जैक्टली। तो बच्चों ये बहुत क्लैरिटी हम देना चाहते हैं आपको कि बस लेक्चर्स करो, पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज कहाँ से करे, ये क्वेश्चन है जो आप अभी ऑलरेडी आंसर कर रहे हो, लेकिन कभी बुक्स नहीं रिफर करने की कोशिश करी आपने कि यार उस बुक में तो सारे पीवाईक्यूज है, उसी से सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने 2-3 बुक्स रेफर करने का ट्राई किया, बट मुझे मेन पॉइंट ये नोटिस हुआ कि उधर जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रक्चराइज नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीग्रेशन का लेसन लिया, इंटीग्रेशन में सब टाइप्स ऑलमोस्ट 13 है, 13 वेज टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड वो सारे जम्बल्ड थे उधर। जो फॉर एग्जांपल आपके लेक्चर्स में
वो टाइप पे वो 2-3 क्वेश्चंस किए एंड देन नेक्स्ट टाइप पे गए। तो मुझे वो बहुत नेसेसरी लगा करेक्ट। कि मुझे स्ट्रक्चराइज चाहिए नोट्स, एंड जो आप सिखा रहे हो वो भी मुझे टॉपिक वाइज चाहिए था, नॉट कि जम्बल्ड, ओके जो रेफरेंस बुक्स में यूजुअली जम्बल्ड करेक्ट। और रेफरेंस बुक में डिफिकल्टी लेवल भी कोई क्वेश्चन की कोई पहला ही बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। यस, और हमने कोशिश करी थी वहां डिफिकल्टी लेवल वाइज अरेंज करने की, राइट। तो यस, एक तो टॉपिक वाइज होने चाहिए और उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल वाइज होने चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बुक्स में सॉल्यूशंस भी बहुत बड़े बड़े लेंदी होते हैं? यस सर, बुक्स में जुगाड्स तो नहीं रहते, ऑलमोस्ट 1-2 ही जुगाड़ रहेंगे आपके, तो फिर जो आपके जुगाड्स है वो सबसे हेल्पफुल मेरे लिए तो मतलब आप कहोगे साबित कोई हुआ भी बुक से अच्छी राइट एंगल बैच से वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू पढ़ना? फॉर श्योर सर, फॉर श्योर। जो मैंने बीटा 2.0 बीटा 3.0 में जो जुगाड्स देखे थे वो मेजॉरिटी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस उससे सॉल्व आराम से हो रहे थे, एंड उसमें रेपिटेशंस भी बहुत था रेफरेंस बुक्स में जो आपने मोस्टली अवॉइड किया। और सबसे हेल्पफुल आपके जुगाड्स थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आपके लेक्चर्स मुझे ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। तो बढ़िया, तो राइट एंगल बैच विल बी द राइट चॉइस, है ना? यस सर। वेरी गुड। तो ये बात हो गई। अब पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, दिन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सब समझ में आ गया आई एम श्योर। कितनी मॉक टेस्ट देनी चाहिए, आपने कितनी दी थी, कब से दी थी, ये भी एक सवाल है। सर टू बी ऑनेस्ट, मेरी शिफ्ट जो मुझे 4th मई की मिली थी, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि बहुत ही जल्दी आ गई और मैं मॉक्स कितने दे पाऊंगा। पर्सनली मैंने 6 मॉक्स ही दिए, ओके 6 से 8, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट उसके रेंज में दिया। बट अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ तो मैं पर्सनली बोलूँगा 10 से ज़्यादा मॉक्स ट्राई करो देने को, क्योंकि जितना मॉक्स दोगे आप, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऑफ कोर्स कि नॉलेज आपका कितना है उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट सबसे मेन कि आपका टाइम कैसे मैनेज हो रहा है। फॉर मी टाइम इज ऑफ द एसेंस। सीटी में 3 घंटे है, 1.5 फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 1.5 फॉर मैथ्स। ये टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको प्रेशर में आप कैसे हैंडल कर रहे हो क्वेश्चंस, नहीं कि आपके पास एग्जाम में 4 घंटे नहीं रहने वाले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को, सिर्फ 1.5 घंटा रहने वाला है। करेक्ट। तो आप जो आराम से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके, वो उतना आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको प्रेशर खुद पे लेना है, बट यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू डील विद दैट प्रेशर, एंड ये प्रेशर डील करने का प्रैक्टिस जो है वो आपको मॉक्स के थ्रू ही मिलेगा। सो या इवन आई से कि 10 मॉक टेस्ट देने का कोशिश करना चाहिए। मॉक टेस्ट में स्कोर बच्चों का कम आता है ना, बहुत डिमोटिवेट फील होता है बच्चों को। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि मॉक टेस्ट शुरू किया और बहुत कम स्कोर आया? यस सर, फर्स्ट तो मैं कहना चाहूंगा मॉक टेस्ट में कभी तुक्के नहीं मारने चाहिए। नो तुक्के, जो भी है वो एनालिसिस में समझ ही जाएगा आपको, बट डिमोटिवेट होता है कभी कभी। आपका क्या स्कोर था पहले मॉक टेस्ट जो भी आपने दिए? मेरे जो मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिए थे उसमें मेरे अराउंड 110 या 120 बन रहे थे। और मुझे डिमोटिवेशन तो हो रहा था कि यार कैसे मैनेज करूंगा वगैरह वगैरह, बट दैट्स द थिंग कि आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू रियलाइज कि दीज आर मॉक टेस्ट एंड दीज आर नथिंग बट टू हेल्प यू एंड नॉट टू स्कैर यू। तो आपको वो मॉक टेस्ट यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड तुमको एनालाइज करना चालू करना पड़ेगा मॉक टेस्ट को। यू हैव टू एनालाइज कि क्वेश्चंस किधर रॉन्ग है एंड ऑल्सो कि क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग है। ये कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था इसीलिए कुछ भी कर दिया, वो देखना है आपको, या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, वो भी आपको देखना है। राइट। तो आप टेस्ट देने के बाद कितने आवर्स देते थे एनालिसिस करने के लिए? सर मैं एनालिसिस को एटलीस्ट 40 मिनट्स देने का ट्राई करता था। पर सब्जेक्ट? जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको अंडरस्टैंड करो एंड उनको भी लिख लो, इफ यू कैन राइट इट दैट विल बी रियली नाइस। बट वही 40 मिनट्स तो देता था। नाइस। बच्चों टेस्ट देना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद उसको एनालाइज करना उतनी ही टाइम के लिए, 3 घंटे की टेस्ट है तो 3 घंटा आपको एनालाइज करना, क्यों गया क्या गया, फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगले 45 डेज में हमें ये सब ध्यान रखना है, प्रिपेयर कैसे करें, टेस्ट कैसे दे, कितना एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी बातें हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रखना है हमारे साथ। चलो, तो आई एम श्योर प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए 45 डेज ये समझ आ रहा है। तो यार तूने हर 30 दिन पूरे दिन 13-14 घंटे पढ़ाई करी? सर टू बी रियली ऑनेस्ट, हाँ। अरे वाह। तो ऐसा अगर 30 दिन हो गया उसके बाद तुम्हें लगा कि हाँ यार मेरे में बहुत बढ़िया चेंज आ गया, मतलब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया? यस सर, एक्चुअली ईगो बूस्ट भी मिला कि मार्क्स बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, 2-3 ही रहे क्यों नहीं, बट मार्क्स बढ़ रहे हैं, मैनेज हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। जब मैंने खुद को मिरर में देखा कि यार तू 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है जो तू 4-5 भी नहीं कर पा रहा था, तो फिर वो मुझे एट अ पॉइंट हैप्पीनेस भी देता था कि यार खुद का पोटेंशियल रियलाइज हो रहा है
बहुत सारे बच्चों को होता ही नहीं है। यस 12-13 घंटे पढ़ाई तेरे से हो रही है, तो फिर यस सर। कैसे मैंने पुश तो किया पता। यार? मतलब बहुत सारे बच्चे 4-5 घंटे के बाद बोलते हैं बहुत पढ़ लिया मैंने आज, 12-13 घंटे की तरफ पुश करना खुद को। सर मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये रहेगा कि डोंट लिमिट योर सेल्फ। खुद पे बैरियर्स मत रखो कि तुम लोग कितना मैक्स कर सकते हो। मैं जो सबको कहूँगा वो ये कहूँगा कि आपको अभी तक आपका पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है, और ये पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए थोड़ा विगल रूम दो खुद को। लेट योर सेल्फ फ्री, कि ट्राई करो कि 12 घंटे नहीं होगा तो 10 घंटे ट्राई करो, बट बैठो उधर 10 घंटे। ट्राई टू बी प्रोडक्टिव इन दोस 10 आवर्स, कि ऐसा ही नहीं कि बुक खोल दिया और सिर्फ ब्लाइंडली रीड कर रहे जा रहे हो। करेक्ट। 10 आवर्स ट्राई करो कि प्रोडक्टिव रहने को, सॉल्व करने को, वगैरह वगैरह, सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस। बच्चों बस ये बात आप रियलाइज करो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये 45 डेज में अगर मैं 12-12 घंटे बैठ गया ना तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आई एम श्योर कि आपने जब शुरुआत की आपको नहीं लगा होगा कि 99.5 क्रॉस हो सकता हूँ, बट एट द एंड जब आप आए तब आपको फील हो गया था कि अब मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया है। यस सर। मैं ये भी कहूँगा कि एट द एंड मोटिवेशन भी मैटर करता है, और मेरा मोटिवेशन ये था कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, एंड मुझे ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को तो प्राउड करना ही है। दैट वाज वन ऑफ माई की मोटिवेशंस। बट ये भी रियलाइज हुआ कि मोटिवेशंस सस्टेन करने के लिए डिटर्मिनेशन भी लगता है। करेक्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो शॉर्टकट। ये जो 12-13 घंटे है, यू हैव टू ट्राई एंड गिव इट योर ऑल। नाइस नाइस नाइस। तो बच्चा लोग है ना, काफी कुछ हमने आज समझा है, बट एक और आखिरी में 45 डेज हो गए, पढ़ाई कर ली, अब एग्जाम का दिन आ रहा था, एग्जाम अगले दिन है, कैसे फीलिंग होती है, क्या करते हो एक दिन पहले, है ना, उसमें भी चर्चा करनी है हमको। तो अब एग्जाम के लास्ट दो डेज थे, उसमें कैसे रिवीजन किया आपने थोड़ा बहुत कि अब तो पढ़ाई हो गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हो गई है अच्छे से? यस सर। राइट। तो अब क्या आपके लास्ट 2 दिन की प्रिपरेशन? 2 दिन में जितना भी मैक्सिमाइज में रिवाइज कर सकूं, कि जुगाड़ देखना है, रफ जो भी टफ क्वेश्चंस है वो वापस देखना है, वो मैंने सब किया। मॉक टेस्ट को एनालाइज किया होगा फिर से? मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे से रॉन्ग हुए थे मॉक टेस्ट में, वो एट अ पॉइंट मेरे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे 2 बार वो क्वेश्चंस। तो मैंने सिर्फ उनको देखने का ट्राई किया। अगर 1-2 क्वेश्चन कौन से मुझे लग रहे हैं कि याद नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने वापस सॉल्व करने का ट्राई किया, वो सॉल्व किए। जुगाड़ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंटली वापस लिखे। ओके। सो आई थिंक लिखना गोज अ लॉन्ग वे। पेपर जब दे रहा था तब जुगाड़ काम आए? बहुत सर आते हैं, मतलब पेपर में जुगाड़ के 60-70-75% क्वेश्चंस तो जुगाड़ से सॉल्व हो जाते हैं। नाइस। टेस्ट सीरीज घर में बस एक क्वेश्चन पूछना था, बहुत सारे लोगों को लगता है अल्फा टेस्ट सीरीज बहुत डिफिकल्ट लेवल पर है। यस सर। डू यू थिंक द सेम, या नहीं सीईटी भी वैसे ही थी? या दे आर नॉट रॉन्ग टू थिंक सो, क्योंकि मुझे भी वही लगा एट द स्टार्ट कि टफ है। मेरे से 110 मार्क बन रहे थे मैक्स, एंड एट द एंड भी मुझे जो लास्ट टेस्ट स्कोर था आई थिंक अराउंड 125 था, बट मैंने उसको डिमोटिवेट मुझे नहीं करने दिया। आई डिड नॉट लेट इट डिसहार्टन मी। मैंने बोला कि अभी इसको एनालाइज करने से बेटर मैं और कुछ कर भी नहीं सकता, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको एनालाइज किया। मैंने बोला कि ये अगर सॉल्व हो रहा है मेरे से तो फिर सीईटी तो कर ही देंगे, और मुझे इन जनरल आपके टेस्ट सीईटी से थोड़े ज़्यादा टफ लगे। यप। बट दैट्स व्हाट हेल्प्ड। तो सीईटी में थोड़ा लगा होगा ना, चलो यार ये तो पेपर आसान है। जबकि आपका मोस्ट डिफिकल्ट फेज था। ट्रू। एक्चुअली 4th मई का शिफ्ट जो था वो डिफिकल्ट था ही, बट मैथ्स में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैनेज हो जाएगा। नाइस नाइस। तो चलिए इस पूरे सेशन को रैप अप करते हैं। जानते हैं भाई कि वो 3 चीजें कौन सी है जो बच्चों को 99 क्रॉस करा देगी इन 45 डेज में भी? क्या लगता है आपको? सो द फर्स्ट फैक्टर मुझे लगता है इसकी प्रैक्टिस। लिखो, समझो, वापस लिखो चाहिए तो। करेक्ट। सेकंड जो चीज़ है मेरी, इसकी मॉक्स देते रहो। मुझे एक जो रिग्रेट होता है वो इसकी मैंने ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए, तो फिर प्लीज ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक्स एज यू कैन। एंड थर्ड फैक्टर इसकी एनालाइज करो मॉक्स को। करेक्ट। सी कि तुम लोग किधर गलत गए हो, टाइम मैनेज हुआ या नहीं, क्वेश्चंस किधर रॉन्ग जा रहे हैं, कंसेप्चुअली रॉन्ग जा रहे हैं या फिर सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। करेक्ट। उसको करेक्ट करने का ट्राई करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और लिख कर रखो। तो यस, आई वुड अगेन रिपीट दिस 3 थिंग्स। बहुत अच्छे से बोला है इसने। प्रैक्टिस। और क्या प्रैक्टिस भाई? पीवाईक्यूज प्रैक्टिस बस, है ना। और सेकंड, मॉक्स दो, कम से कम 10 मॉक्स दो, जैसे कह रहा है, क्योंकि उससे टाइम या वो फियर, वो एंग्जाइटी वो वहां से निकलती है जो कि आखिरी टाइम में हमें निकालनी है।
और थर्ड उसको एनालाइज करना है और लिखना है भाई क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ऐसा करोगे ना बच्चा तो आप सब लोग 99 क्रॉस कर सकते हो आज से शुरू करके भी। आपको लगता है ना आज से शुरू करके भी कर सकते हैं 99 क्रॉस? 100% सर, फुल राइट। तो बच्चा लोग बस मचाना है, करके दिखाना है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट कोई सजेशन कुछ बोलना चाहोगे आप अपने फ्रेंड्स को? यस सर, साइकोलॉजिकली आपको बोलना है कि आप खुद का पोटेंशियल रियलाइज करो एंड ऑल्सो कि द वन पीस ऑफ विजडम दैट आई लिव बाय इज लो एम इज क्राइम। अपना एम एज हाई एज पॉसिबल रखो टिल द एंड। आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो लगे रहना है। राइट। चलो तो बहुत बढ़िया। विद दिस थॉट आप सब लोग लग जाओ और अच्छे से 45 डेज की मेहनत के लिए है ना प्रिपेयर हो जाइए। हम शुरू करने वाले बीटा 4.0। आर यू ऑल एक्साइटेड? चलिए मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।